नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज़ अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि प्राचीन मिस्र की भाषा में प्रत्यय और अधीन सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में सफिक्स प्रोनाउन और डिपेंडेंट प्रोनाउन का प्रयोग किस प्रकार से करते थे। तो चैनल इस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं आज के चैनल वीडियो की ओर। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको प्रोनाउन या सर्वनाम के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें से एक सर्वनाम या प्रोनाउन का प्रकार मैंने आपको बता दिया था। वो कौन सा था? वो था इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। अब आज हम समझेंगे पहले सफिक्स प्रोनाउन या प्रत्यय सर्वनाम। तो वास्तव में ये एक ऐसा सर्वनाम है जो किसी शब्द के अंत में संज्ञा के रूप से जोड़ा जाता है। ये इस सर्वनाम में स्वामित्व या किसी संबंधों को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसको समझते हैं ए प्रोनाउन दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ वर्ड, ऑफ्टन ए नाउन टू इंडिकेट पोसेशन और अदर ग्रामेटिकल रिलेशन। तो वास्तव में क्या है कि जैसे अंग्रेजी में हम लिखते हैं मदर्स हाउस, तो इसमें क्या होता है, मदर के बाद में एक इन्वर्टेड कॉमा लगा के एस लगा देते हैं। तो है क्या कि वो जुड़ा कहाँ पर? मदर के बाद में जुड़ा। तो इसी को हम कहते हैं सफिक्स कहते हैं। सफिक्स मतलब क्या है कि जो अंत में लगाया जाता है। मैं इसका आपको उदाहरण दूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जो पहला सफिक्स प्रोनाउन का प्रकार है वो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वास्तव में क्या होता है? ये खुद के लिए होता है। जैसे यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है मेरा। तो मेरा के लिए यहाँ पर 2 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। या तो पास एक बैठे हुए व्यक्ति को किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के बाद में जोड़ा जाता है, तो पहला चिन्ह आपको ये दिखाई देगा, या कभी कभी उसके साथ में ई जोड़ा जाता है। अब क्योंकि बैठा हुआ व्यक्ति हो चाहे ये ई का चिन्ह हो, दोनों पर क्या होता है, अगर बैठा हुआ व्यक्ति किसी वस्तु के बाद में प्रदर्शित किया जाता है तो उसको आई से या ई से लिखा जाता है। तो वास्तव में इसका एक उदाहरण आपको हम देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा इस उदाहरण में जो यहाँ पर 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। पहला चिन्ह है पैर का, और पैर का जो चिन्ह है वो उसके साथ में एक बैठा हुआ व्यक्ति है। और मैंने आपको बताया था कि इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, चाहे अब ये वाला चिन्ह हो और या फिर ये चिन्ह हो, दोनों का अर्थ एक होगा। तो दोनों का अर्थ क्या होगा? दोनों का अर्थ यहाँ पर पैर के साथ में ई होगा, पैर के साथ में ई होगा। और ई का अर्थ होता है माई या मेरा, और पैर का अर्थ होगा हाउस होगा। तो इसको वास्तव में कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखने का तरीका है, पहले लिखा जाएगा पैर। अब क्योंकि ये सफिक्स है तो क्या करेंगे, इसको या तो डॉट के साथ में ई लगाएंगे, और या फिर इसका एक और तरीका है लिखने का। इसको कैसे लिख सकते हैं? पैर के साथ में एक इक्वल टू या बराबर का साइन लगाकर ई को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर का या इक्वल का साइन होता है, वहाँ समझ जाते हैं कि आगे क्या है। आगे इसके सफिक्स प्रोनाउन है, और सफिक्स प्रोनाउन में यहाँ पर क्या है? ई है। तो ई का अर्थ होगा माई या मेरा।
तो वास्तव में जो ई शब्द है ये क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन। और लेकिन फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, मैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है, यहाँ पर केवल कॉमन का उपयोग होता है। तो ये कॉमन वर्ड है, क्योंकि मेरा स्त्रीलिंग भी हो सकता है और मेरा शब्द पुल्लिंग भी हो सकता है। तो इस दोनों चिन्ह का एक ही अर्थ होगा, माई हाउस होगा। अब देखिएगा दूसरा में जो सफिक्स का प्रकार है वो है के है। इसको आपको मालूम है हम क्या लिखते हैं, इसको के से लिखते हैं और बोलते हैं क है। तो वास्तव में जब विषय क्या हो, विषय सेकंड पर्सन हो, द्वितीय व्यक्ति हो और साथ में क्या हो, पुल्लिंग हो, तो उसके लिए हम के का उपयोग करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैंने इसका उदाहरण दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, तो फिर इसका अर्थ पैर होगा और पैर के साथ में फिर बराबर का इक्वल टू का निशान लगाएंगे और फिर के होगा। तो इसका मतलब होगा योर हाउस। लेकिन ये योर किसके लिए है, ये योर है पुल्लिंग एक व्यक्ति के लिए है, एक वचन पुल्लिंग के लिए क्या लगेगा, के लगेगा, पैर के, योर हाउस। लेकिन योर किसके लिए है, सिंगुलर मैस्कुलिन है, सिंगुलर मैस्कुलिन है। अब इसी प्रकार से एक वचन किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए है, फीमेल सिंगुलर के लिए है या फेमिनाइन सिंगुलर के लिए क्या होगा, या तो हम ऑब्जेक्ट के बाद में च लगाएंगे, आपको मालूम ही है ये शब्द क्या है, च है, और या फिर ये टी या टा है। तो वास्तव में जब किसी इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन फेमिनिन के लिए, जब जो है कोई भी उसको प्रदर्शित करना हो तब क्या लगाएंगे, तब ये या तो च लगाएंगे या फिर ट लगाएंगे। इसका उदाहरण आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर दो उदाहरण दिया हुआ है। तो देखिए पैर के साथ में क्या है, पैर के साथ में या तो च है और या फिर ट है, टी है, इंग्लिश का टी या हिंदी में इसको ट कहेंगे। तो ये होगा पैरेट होगा या पैरेट होगा, दोनों का अर्थ होगा योर हाउस, योर हाउस। लेकिन योर कौन है, तो जो सेकंड पर्सन है वो कौन सा पर्सन है, वो है फेमिनाइन पर्सन है। अब इसी प्रकार से जो थर्ड पर्सन है, तृतीय पुरुष है, मतलब जो हमसे दूर है, जब उसके साथ में एफ लगाते हैं तो फिर वहाँ पर इसका अर्थ होता है हिज होता है। और हिज किसके लिए होता है, पुल्लिंग के लिए होता है। तो फिर इस हिसाब से क्या हुआ कि ये बना पैर एफ, पैर एफ, और पैर एफ का अर्थ हो जाएगा हिज हाउस, हिज हाउस हो जाएगा। अब इसी प्रकार से थर्ड पर्सन फेमिनिन के लिए क्या होगा, तो फिर वहाँ पर एस लगेगा, उसके बाद में क्या लगेगा, एस लगेगा, और एस का अर्थ होगा हर हो जाएगा, एस का अर्थ होगा हर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा पैरस, पैर और स, पैरस हो जाएगा। तो पैरस का अर्थ हो जाएगा हर हाउस हो जाएगा, हर हाउस। अब चलते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या बनता है, आवर बनता है, OUR, आवर बनता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा केवल एक N शब्द दिया हुआ है और नीचे इसमें 3 स्ट्रोक दिए हुए हैं। ये बना N बना ऊपर का, ये N बना
और ये 3 स्ट्रोक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये बहुवचन है या प्लूरल शब्द है। इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए इस उदाहरण में पैर, और पैर के साथ में क्या आएगा, पैर, और साथ में क्या लिखेंगे, न लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो इसका अर्थ क्या हो गया, पेरेन हो गया। और पेरेन का अर्थ होगा आवर हाउस, आवर हाउस, हमारा घर। तो ये क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो जाएगा। अब इसी प्रकार से द्वितीय सेकंड पर्सन या द्वितीय व्यक्ति के लिए चेन, ये देखिएगा क्या बना, ये बना च और ये बना न, और दूसरे में ये ट और ना। तो चेन या टेन का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है योर या तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बनेगा ये कॉमन बनेगा, मतलब स्त्रीलिंग के लिए भी चेन या टेन बनेगा और पुल्लिंग के लिए भी चेन या टेन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर इसका उदाहरण। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ बनेगा पैर चेन बनेगा, और या फिर पैर टेन बनेगा। तो दोनों का अर्थ होगा योर हाउस, तुम्हारा घर। लेकिन तुम्हारा किसके लिए है, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए कॉमन होगा। अब देखिएगा जो ये चिन्ह है ये बनेगा थर्ड पर्सन के लिए बनेगा, और थर्ड पर्सन की जो अंग्रेजी में उसको संबोधित करते हैं वो देयर से संबोधित करते हैं। तो इसको लिखा जाएगा, सेन लिखा जाएगा, सेन। और सेन का अर्थ होगा देयर होगा, सेन का अर्थ देयर होगा। तो इसका एक उदाहरण फिर देखते हैं। तो ये क्या बना, ये बना पैर, और आखिरी में इसका सफिक्स क्या बनेगा, सेन बनेगा या सन बनेगा। तो पर सन, देयर हाउस, देयर हाउस बनेगा ये। अब जो अगला चिन्ह आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये है डेजस है। क्योंकि ये जो पहला चिन्ह बनेगा ये डी के नीचे अंडरलाइन, मैं बता चुका हूँ इसको क्या बोलते हैं, डेज बोलते हैं। और साथ में क्या है, ये एस है या सा है। तो डेजस का अर्थ होता है सेल्फ, खुद या स्वयं होता है। तो इसको लिखेंगे, जेस लिखेंगे। बाकी मैं बता चुका हूं जो डी अंडरलाइन होता है उसको डेज बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं डी के साथ अंडरलाइन में। तो इसका मतलब अर्थ है स्वयं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके साथ में आई का चिन्ह आता है तो क्या बनेगा, माई सेल्फ बनेगा। क्योंकि आई का मतलब क्या है, यहाँ पर माई है। तो यह क्या बनेगा, माई सेल्फ, खुद या मैं खुद। और अगर यहाँ पर इसके साथ में एफ बनता है, जो एफ का निशान है मालूम है वो कैसा निशान है, वो वाइपर वाला निशान है। तो अगर इसके साथ में एफ का चिन्ह बना है तो इसका अर्थ होगा हिमसेल्फ होगा। क्योंकि एफ अभी मैंने सफिक्स का एफ बताया था, हिज बताया था, तो हिज सेल्फ नहीं होता है, हिम सेल्फ होता है। और अगर इसके साथ में एस का चिन्ह बना हुआ हो या एस, तो इसके साथ में क्या होगा, डेज, डेज स हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा हर सेल्फ होगा। क्योंकि अभी बताया मैंने फिर कि एस का अर्थ सफिक्स में क्या होता है, एस का अर्थ होता है हर होता है। तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। आगे इसका देखते हैं उदाहरण तो फिर समझ में आएगा और अच्छा। देखिए पहला उदाहरण है इसका।
तो इसके पहले कई बार मैंने बताया था कि इस चिन्ह का अर्थ क्या होगा, अकेले इस चिन्ह का अर्थ होगा रे होगा, रे रे जो उनके सूर्य देवता हैं। अब यहां पर देखिएगा क्या है, डेजस, लेकिन साथ में क्या हो गया, इसके सफिक्स में एफ आ गया, तो इसको लिखा जाएगा रे डेजस फ, रे डेजस फ। तो अब डेजस एफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हिमसेल्फ। कौन हिमसेल्फ, रे, तो इसका पूरा अर्थ होगा रे हिम सेल्फ, रे हिम। अब दूसरे उदाहरण में देखिए, तो मैंने जैसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये क्या बनेगा, इनक बनेगा, और इनक का अर्थ होता है आई या मैं, और अब इसका क्या अर्थ होगा, इसको लिखेंगे डेजस ई लिखेंगे। अब इनक का अर्थ होता है आई, और डेजस ई का अर्थ होगा माई सेल्फ, तो इसका अर्थ क्या होगा, आई माई सेल्फ। अब इस उदाहरण को देखते हैं, तो इस उदाहरण को मैंने बताया था कि अगर ये चिन्ह पहला वाला अकेले हो तो वह हेम होता है, हेम का अर्थ होता है सर्वेंट होता है, लेकिन साथ में जब एफ लगा हो तो ये इसका क्या होगा, सफिक्स हो जाएगा, और सफिक्स क्या है, एफ है, तो एफ का अर्थ क्या हो गया, हिज हो गया, तो हिज के साथ में क्या लगेगा, मैजेस्टी लगेगा, हिज मैजेस्टी। अब ये मैंने बताया ही था, इसका अर्थ क्या होगा, डेजस फ होगा, डेजस फ होगा, तो इसका अर्थ होगा हिज मैजेस्टी हिमसेल्फ। लेकिन वास्तव में इसका जो सही अर्थ को लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा हिज मैजेस्टी इन पर्सन या हिज मैजेस्टी हिमसेल्फ, लेकिन वास्तव में जो सही शब्द इसका होगा वो होगा हिज मैजेस्टी इन पर्सन। आगे देखते हैं डिपेंडेंट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं आधीन अथवा आश्रित सर्वनाम। तो वास्तव में ये कैसा सर्वनाम है, ये ऐसा सर्वनाम है जिसका अपना अर्थ पूरा करने के लिए संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश की आवश्यकता होती है। डिपेंडेंट प्रोनाउन, ए प्रोनाउन that needs a noun or noun phrases to complete its meaning, मतलब इसका उपयोग अकेले हम नहीं कर सकते हैं। वास्तव में जो डिपेंडेंट प्रोनाउन है उसका उदाहरण समझने के लिए हमें पूरे वाक्यांशों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि इसका उपयोग वाक्यांशों के साथ ही होता है। अब क्योंकि वाक्यांश में क्या होगा, टेंस का उपयोग होगा, बहुत चीज़ों का उपयोग होगा जो हमने अभी सीखा नहीं है, तो केवल अभी हम क्या कर रहे हैं कि केवल इसके चिन्हों को सीख लेते हैं। आगे जब मैं इसके 100 एग्जाम्पल करवाऊंगा तब इसका उपयोग अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो पहला जो चिन्ह है इसका, ये चिन्ह है फर्स्ट पर्सन कॉमन के लिए है, प्रथम पुरुष बोल सकते हैं इसको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए है। ये वास्तव में WI से लिखा जाता है और इसको कहा जाता है उई, कहा जाता है उई, और इसका अर्थ होता है मी, होता है मैं, क्योंकि पहले वाले में क्या था, ई का अर्थ था माई था, तो अब यहाँ उई का अर्थ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन कॉमन के लिए है।
आगे ये जो दो चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, इसमें जो पहला चिन्ह है इसको लिखा जाएगा चू लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है वो च है। ये क्या है? च है। और दूसरा कौन सा है? ऊ है या डब्लू है, तो इसको कहेंगे चू कहेंगे। तो वास्तव में चू शब्द का उपयोग किया जाता है सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन के लिए किया जाता है। सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन के लिए, द्वितीय पुरुष पुल्लिंग के लिए किया जाता है। चू है ये। और कई बार इसको जो है टू भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो खैर इसको हम लिखेंगे चू लिखेंगे। चू का अर्थ होगा यू। यू किसके लिए होगा? सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन के लिए होगा। और दूसरा जो शब्द दिखाई दे रहा है ये है चेन बनेगा। चेन। और चेन किसके लिए उपयोग करेंगे? फिर यू के लिए उपयोग करेंगे, लेकिन किसके लिए? सेकंड पर्सन फेमिनाइन के लिए यूज करेंगे इसको। इसका अर्थ होगा, दोनों का अर्थ यू होगा। अब चलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहला शब्द है ये लिखा जाएगा SW लिखा जाएगा, SW, लेकिन बोला जाएगा सू बोला जाएगा, सू। और जो दूसरा शब्द है इसको लिखा जाएगा स। अब दो स्ट्रोक है तो ई, कभी आई लिख देते हैं या कभी इसको वाई लिख देते हैं, तो इसको सी कहेंगे या सी लंबा ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। अब सू का अर्थ होता है हिम होता है। इसका मतलब हुआ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन के लिए ये बनेगा हिम बनेगा, हिम। और जो सी है वो बनेगा हर बनेगा, ये बनेगा हर बनेगा, स्त्रीलिंग फेमिनाइन के लिए है। और कभी कभी इसका दोनों का उपयोग इट के लिए भी कर सकते हैं, IT इट के लिए भी करते हैं। अब इस चिन्ह के बारे में पहले ही हम सफिक्स में बता चुके थे कि इसको N लिखा जाता है और इसको जो है हमने कहा था आवर कहा था, OUR आवर कहा था। लेकिन जब इसको डिपेंडेंट प्रोनाउन की तरह उपयोग में लाएंगे तब इसका अर्थ होगा अस होगा। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है कॉमन के लिए, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है कॉमन के लिए, इसका अर्थ होगा अस होगा। अब प्लूरल सेकंड पर्सन के लिए ये क्या बनेगा? चेन बनेगा, ये फिर चेन बनेगा। तो वहां पर जो चेन का अर्थ था वो था योर था। अब यहाँ पर जो चेन का अर्थ होगा डिपेंडेंट प्रोनाउन के केस में वो हो जाएगा यू हो जाएगा, तुम या यू हो जाएगा। अब जो अगला चिन्ह है ये प्लूरल थर्ड पर्सन के लिए है, सेन है। सफिक्स में इसका उपयोग किया गया था, देयर के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा देम हो जाएगा, THEM हो जाएगा, देम हो जाएगा। और अंत में जो चिन्ह है वो सट है, क्योंकि सा और टा से मिलकर बना हुआ है। ये पहला एस है, दूसरा टी है, सट है। इसका उपयोग भी कभी कभी करते हैं देम के लिए और इट के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट प्रोनाउन खत्म हो गया है और इस प्रकार से जो प्रोनाउन जो थे वो पूरी तरह से यहाँ पर तीनों टॉपिक खत्म हो गए हैं। तो आशा है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम देखेंगे संख्याओं का उपयोग किस प्रकार से किया जाता था,
उनके महीनों के क्या नाम थे, उनके मौसम, दिन, महीना, मतलब कैलेंडर का क्या हिसाब था उनका, और उनकी जो नापने की नाप तौल की जो इकाई थी, आगे हम उसको देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।